नमस्कार। आज है तारीख 3 दिसंबर, दिन बुधवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मेरा नाम है मानसी दास। यूक्रेन के साथ जंग रोकने को लेकर रूस और अमेरिका की बातचीत रही बेनतीजा, लेकिन वार्ता जारी रहेगी। Вы знаете, что договорились, что на уровне представителей, помощников... लेकिन इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को लेकर नाराजगी जताई है। क्या है वजह, करेंगे विश्लेषण। हालांकि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, बट जिस प्रकार की सुरक्षा गारंटी वो मांग रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने जैसा ही है। 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे पुतिन। अमेरिकी दबाव के बीच भारत और रूस के रिश्ते कितने बढ़ेंगे? We have to secure our relationship. We have to secure our trade that brings सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैमर्स पर कार्रवाई करने का काम सौंपा सीबीआई को, पर लोग कैसे इस ठगी का शिकार हो जाते हैं, विस्तार से आपको बताएंगे इस पॉडकास्ट में। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए मानसी दास से। केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप को जरूरी तौर पर प्री इंस्टॉल करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। संचार मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक इस ऐप के यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसे प्री इंस्टॉल करने का फैसला इसलिए लिया गया था ताकि कम जागरूक नागरिकों को आसानी से ये ऐप उपलब्ध कराया जा सके। मंत्रालय ने कहा, बीते एक दिन में 6 लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर किया, जो इसके इस्तेमाल में 10 गुना बढ़ोतरी है। ये इस ऐप पर नागरिकों के भरोसे को दिखाता है। संचार साथी की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल बनाने वालों के लिए इसके प्री इंस्टॉलेशन को जरूरी नहीं करने का फैसला किया है। इससे पहले संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में कहा था कि संचार साथी ऐप से न तो जासूसी संभव है और न होगी। इस पर कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे लोगों की जीत बताया है। It's a victory for all the people, all the forces. This is an arbitrary and an autocratic decision, and they had drawn. कांग्रेस नेता ने कहा, यह सभी लोगों की जीत है। ये एक तरफा फैसला था। इसे वापस लेना ये दिखाता है कि सरकार ने बिना सोचे ये लागू किया था। पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने दावा किया है कि 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के रफाल सहित कई विमानों को गिराया था। रिसालपुर शहर के पीएएफ की अस्कर खान अकादमी में स्नातक परेड को संबोधित करते हुए जहीर अहमद बाबर ने कहा, जब 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती दी गई तो पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाब दिया और रफाल समेत उसके सबसे विकसित लड़ाकू विमानों को गिराया। हालांकि पाकिस्तान के इस दावे को भारत हमेशा खारिज करता रहा है। साथ ही भारत भी लगातार दावा करता रहा है कि उसने सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को गिराया था। पहलगाम हमले के बाद 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी कैंपों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 के मलबे की तलाश एक बार फिर शुरू होगी। मलेशियाई अधिकारियों ने बताया है कि ये खोज 30 दिसंबर से दोबारा शुरू की जाएगी। MH370 मार्च 2014 में उड़ान के दौरान रडार से लापता हो गया था। ये उड़ान कुआलालंपुर से उड़ी थी, जो कभी बीजिंग नहीं पहुंच सकी। इस विमान में 227 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य थे। उस समय ये विमान बोइंग 777 विमान वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। इसके बाद अचानक विमान की दिशा बदल गई। उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बंद हो गए। ये वापस मुड़ गया, पहले मलेशिया के ऊपर और फिर सुदूर दक्षिणी हिंद महासागर की ओर। 55 दिनों तक चलने वाली ये नई खोज मार्च 2025 में होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे कुछ समय बाद रोकना पड़ा था। इंडोनेशिया में बाढ़ की तबाही के बाद अब राहत कर्मी उन इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे संपर्क टूट गया है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि उनके सामने अभूतपूर्व चुनौती है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या अब 700 से अधिक हो गई है। उत्तरी सुमात्रा में रहने वाले लुडविग मैथ्यू ओंग ने बीबीसी से बाढ़ से जुड़े कई वीडियो साझा किए और लोगों की परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में बीबीसी संवाददाता रेबेकी कैस्पी से बात की। The road is broken in my region, so many people hungry.
electrical is blacked out. लुडविग मैथ्यू कह रहे हैं, मेरे इलाके में सड़क टूट गई है, कई लोग भूख से परेशान हैं, बिजली नहीं है, इलाके में खाने का सामान नहीं है। सरकार हेलीकॉप्टर से खाने का सामान बांट रही है। लोग 2-3 दिन तक भूखे रहने को मजबूर हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि साल 2022 से 24 के बीच दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों में सांस से जुड़ी बीमारियों के 2 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। राज्यसभा में वायु प्रदूषण से जुड़े सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि इन 3 वर्षों में सांस से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित 30,000 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉडकास्ट बीबीसी का दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कल जब आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे उस वक्त मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरल्ड कुशनर यूक्रेन के साथ जंग रोकने को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले थे। तो कल देर रात दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और इसी खबर से हम आज के पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत लगभग 5 घंटे तक चली और लगभग 5 घंटे चली इस बातचीत में, यानी इस बैठक में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका। बैठक के बाद पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने मीडिया से कहा कि बैठक सकारात्मक रही। हालांकि क्या क्या बात हुई इस पर उन्होंने अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा बातचीत अभी जारी रहेगी, यानी शांति योजना पर सहमति नहीं बन सकी है। Вы знаете, что договорились, что на уровне представителей, помощников и других... यूरी उश्कोव कह रहे कि हमने सहमति जताई कि अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क जारी रखा जाएगा, खासकर उन 2 व्यक्तियों के साथ जो आज क्रेमलिन आए थे। अब तक समझौते के लिए सही विकल्प नहीं मिला है। प्रस्ताव में से कुछ बिंदु ज़्यादा स्वीकार्य लगते हैं और कुछ कम। आगे चलकर इन पर चर्चा की ज़रूरत है। कुछ शब्द भी कम सुटेबल हैं। आप कह सकते हैं कि काम जारी रहेगा। लेकिन मानसी 3 ज़रूरी बातें बताई यूरी उशाकोव ने। जी बिल्कुल, उन्होंने जो 3 बातें बताई, पहला ये कि शांति प्रस्ताव के अब तक 4 दस्तावेज बन चुके हैं, यानी आपको याद होगा जो पहला बना था 28 पॉइंट वाला, उसके बाद से अब तक 4 दस्तावेज बन चुके हैं। दूसरा ये कि बातचीत के दौरान रूस ने सीमा का जो मुद्दा है वो उठाया, और तीसरा ये कि पुतिन ने बैठक में यूरोप की जो कार्रवाई है, यूरोप जो कदम उठा रहा है, उसे पुतिन ने नकारात्मक बताया है। तो इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इस बारे में बीबीसी संवाददाता विल वर्नॉन बता रहे हैं। Yes, he said that if Europe wants war, then we're ready right now. And पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस तैयार है। आलोचक कहते हैं कि पुतिन समझौता चाहते हैं। वो यूरोप और यूक्रेन की बजाय सीधे ट्रंप से ऐसी डील करना चाहते हैं जो रूस के हित में हो। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष यही चाहते हैं। आलोचक कहते हैं कि ट्रंप इसे एक जीत के तौर पर पेश करना चाहते हैं और रूस ये समझता है, और पुतिन अपनी सभी मांगे सामने रख रहे हैं। उन्हें पता है कि इससे बाद में रूस के पक्ष में नतीजे आ सकते हैं। वक्त भी रूस के पक्ष में है। धीरे ही सही, लेकिन रूसी सेना जंग के मैदान में बढ़त हासिल कर रही है। वहीं यूक्रेन मैन पावर शॉर्टेज से जूझ रहा है और यूरोप को चुनावों की चिंता होती है, जो रूस के लिए समस्या नहीं। पुतिन बेहतर डील के लिए इंतजार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बैठक खत्म होने के कुछ घंटों बाद क्रेमलिन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पुतिन का एक बयान पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, अगर यूरोप अचानक रूस के खिलाफ युद्ध का फैसला करता है तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि बातचीत की जगह ही ना बचे। तो पुतिन के इस बयान को कैसे देखते हैं बीबीसी रूसी सेवा के संपादक स्टीव रोजनबर्ग। We heard very angry comments earlier today before those talks directed at Europe. स्टीव रोजनबर्ग कह रहे हैं कि मुलाकात से पहले भी हमें यूरोप को लेकर तीखे बयान सुनने को मिले थे। रूस कुछ वक्त से यूरोपीय संघ पर शांति वार्ता नाकाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाता रहा है और पुतिन चाहते हैं कि ट्रंप भी ऐसा करे। तो मानसी, जिस वक्त रूसी राष्ट्रपति यानी पुतिन और अमेरिकी अधिकारियों की बैठक मॉस्को में हो रही थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आयरलैंड में थे। यहाँ आयरलैंड में उन्होंने आयरलैंड के जो पीएम हैं माइकल मार्टिन, उनके साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान माइकल मार्टिन ने क्या कहा वो पहले सुनते हैं। As a country that has experienced a transformative impact of membership of the European Union, we believe the Ukrainian... एक ऐसा देश जिसने यूरोपीय संघ की सदस्यता के प्रभाव का अनुभव किया है, हम मानते हैं कि यूक्रेन के लोगों को भी यूरोपीय संघ का सदस्य बनकर वैसा
अनुभव मिलना चाहिए। इससे यूक्रेनियों और यूरोप के लोगों को भी एक दूसरे के यहाँ आने जाने की ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। तो काफ़ी कुछ एक साथ हो रहा है। मानसी, एक तरफ यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर रूस और अमेरिका के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, तो दूसरी ओर यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने की बात चल रही है। और अभी जब हम दिल्ली में बैठकर इस चर्चा को कर रहे हैं तो ब्रसेल्स में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। और यहाँ जो मुद्दा है वो क्या है? यूक्रेन। वो यूक्रेन है। और मैं एक खबर पढ़ रही थी BBC पर, जिसमें ये बताया गया है, जैसे अमेरिका की अभी तक जो बातचीत हुई उसके बाद प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन नेटो की जो बैठक चल रही है ब्रसेल्स में, उसमें विदेश मंत्री अमेरिका के यानी मार्को रूबियो वो नहीं गए हैं, बल्कि उनकी जगह उनके डिप्टी गए हैं, क्रिस्टोफर जो हैं वो गए हुए हैं। और इससे पहले मार्को रूबियो ने एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि रूस के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई है। तो जो रूस की सबसे बड़ी आपत्ति है वो यूक्रेन के नेटो का सदस्य बनने को लेकर थी, और उसे नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा ये पहले ही साफ किया जा चुका है। लेकिन नेटो में जितने देश शामिल हैं उनमें से ज़्यादातर यूरोपीय संघ के सदस्य तो हैं, इसलिए रूस के यूरोपीय संघ से नाराज़ होने की ये वजह भी है। और ब्रसेल्स में जो बैठक हो रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी कई अहम फैसले लिए जाने हैं ऐसा माना जा रहा है। कुछ फैसले तो लिए जा चुके हैं। यूरोपीय संघ में ये सहमति बनी है कि 2027 तक रूसी गैस के आयात को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म किया जाएगा। और माना जा रहा है कि ये बड़ा कदम है और ऐसा हुआ तो सीधा असर रूस पर पड़ेगा। और दरअसल आंकड़ों को अगर आप देखें तो फरवरी 2022 से लेकर फरवरी 2025 तक रूस ने यूरोप को तेल बेचकर जितना कमाया है उससे कहीं कम मदद यूक्रेन को मिली है। यानी रूसी गैस पर निशाना हुआ तो रूस नाराज तो होगा। इसके अलावा यहाँ बैठक में यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे के लिए ज़्यादा आर्थिक मदद की भी बात की जा रही है। अब से कुछ देर पहले हमने बात की दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में प्रोफेसर संजय पांडे से, और सबसे पहले यही पूछा कि यूरोप से पुतिन नाराज क्यों हैं। देखिए, कहा जाए तो ये ऐतिहासिक है। इसके लिए 200-300 सालों का इतिहास देखना पड़ेगा। जब रशिया जो है एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, वो प्रयास कर रहा था यूरोप जैसा बनने की और अपने आप को मॉडर्नाइज वेस्टर्नाइज करने की। 18वीं सदी की बात पीटर द ग्रेट की मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद यूरोप और रूस के बीच दूरियां बनी रहीं, क्योंकि रूस की जो भी विदेश नीति और उनके यूरोप में जो उनकी एस्पिरेशन थी वो उसको यूरोप के साथ जोड़ने की बजाय दूरियां पैदा करती थी। रूस चाहता था कि ब्लैक सी के आसपास बहुत सारे इलाकों पर उसका कब्जा हो। रूस चाहता था कि यूरोप के देश उसको एक महाशक्ति के रूप में मान्यता दें। यूरोप में बहुत तरह के प्रजातांत्रिक आंदोलन चल रहे थे 19वीं सदी में, जबकि रूस जार के शासन के अधिनायकवाद के अंतर्गत बना हुआ था। फिर सोवियत यूनियन आ गया, जिसके साथ यूरोप और अमेरिका का दूरियां जो हैं कोल्ड वॉर में बदल गईं। दोनों अलग अलग तरह की विचारधारा और अलग अलग तरह के राजनीतिक और आर्थिक तंत्र में विश्वास रखते थे, तो दूरियां बहुत पुरानी हैं। 1991 के बाद रूस की अपेक्षा थी कि यूरोप से उसको बड़ी सहायता मिलेगी उसके सुधार कार्यक्रमों में, लेकिन यूरोप ने उस प्रकार की उस हद तक सहायता रूस की नहीं की, बल्कि इसके विरोध में यूरोप ने कुछ ऐसी नीतियां जैसे कि सर्बिया और कोसोवो में अपनाई और नेटो के जो प्रसार की बात की 1999 और 2010 में 1 दर्जन से अधिक देश नेटो में शामिल हुए। रूस इसका विरोध करता रहा है। रूस का मानना है कि जबकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, रूस एक साम्यवादी देश नहीं है, तो यूरोप को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में नेटो का प्रसार क्यों हो रहा है? और उसका ये भी मानना है कि अमेरिका के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर हेग ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस प्रकार का मौखिक आश्वासन दिया था कि नेटो का प्रसार नहीं होगा, बट उसके विपरीत नेटो का प्रसार हुआ। इसके अलावा यूरोप के देश रूस का मानवाधिकारों और प्रजातांत्रिक उनके व्यवस्था पर रूस की सवाल उठाते रहे। तो इस प्रकार रूस में एक तरह की नाराजगी यूरोप से रही है। लेकिन यूक्रेन नेटो में न शामिल हो ये मांग तो उनकी मानी जा रही है।
तो उसके बाद भी यूरोप से नाराजगी रहने की या यूक्रेन को यूरोपीय संघ में संभवतः शामिल करने को लेकर उनकी नाराजगी किस बात पर है? नाराजगी उनकी इस बात पर है कि हालांकि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, बट जिस प्रकार की सुरक्षा गारंटी वो मांग रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने जैसा ही है। तो रूस की सेंसिटिविटी को देखते हुए अमेरिका इतना दबाव तो डाल रहा है कि औपचारिक सदस्यता नेटो की हासिल नहीं होगी यूक्रेन को, लेकिन जो सुरक्षा गारंटी चाहता है यूक्रेन, अगर वो दे दी गई तो प्रैक्टिकली वो नेटो के मेंबरशिप जैसा होगा। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी 10 साल की शुरुआत में गारंटी की बात है, उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। रूस इस बात से यूरोप की प्रसन्न नहीं है और अभी भी बहुत सारे यूरोपीय देश कह रहे हैं कि यूक्रेन की रक्षा जरूरतों का, उसकी जो जरूरत है यूक्रेन की, उसको वो पूरा करने को तैयार हैं। तो इस प्रकार पुतिन को लगता है कि यूरोप के देश सही मामलों में यूक्रेन पर कोई भी समझौता करने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका के दबाव में वो थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह वो नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर यूक्रेन को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाया जाता है तो इससे यूक्रेन के लिए क्या बदल जाएगा? यूक्रेन स्वतंत्रता के बाद 1951 के बाद से ही यूक्रेन में एक बहस रही है कि उसको यूरोपीय संघ और नेटो का सदस्य बनना चाहिए। यूक्रेन को लोगों को ऐसा लगता है, उनके नेताओं को भी, कि यूरोपीय संघ का मेंबर बनने से उनकी राजनीतिक और खासकर आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव होगा, बड़ा सुधार होगा। और एक तरह से ये उसकी अस्मिता का भी प्रश्न है, क्योंकि इसी मुद्दे पर नेटो और ईयू की मेंबरशिप पर रूस के साथ उसका विरोध रहा है। तो कम से कम अगर एक भी मिल रही है तो वो ये कहने लायक होगा कि हमने कुछ तो हासिल किया। तो ये थे प्रोफेसर संजय पांडे। इनके पास वापस लौटेंगे। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फिलहाल चीन के दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वो जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं उनमें यूक्रेन का मुद्दा शामिल है, यानी युद्ध खत्म होने को लेकर वो चीन से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और रूस और यूक्रेन के जारी संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिनों के लिए भारत आने वाले हैं। 4 और 5 दिसंबर को भारत आएंगे। इससे पहले 2022 में पुतिन भारत आए थे और इसके बाद से अब वो भारत आ रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर आ रहे हैं 23वें भारत रूस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। पुतिन का ये भारत दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत पर अमेरिका का भारी दबाव है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। निजी कंपनियों ने भी इसके लिए कदम उठाए। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रूस से संबंधों को लेकर भारत पर दबाव है और इस दबाव के बीच दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार सुरक्षित करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने रूस में भारतीय निवेश को बढ़ाने को लेकर भी बात कही। We have to secure our relationship. We have to secure our trade that brings mutual benefit. पेस्कोव कह रहे कि हमें अपने संबंधों को सुरक्षित करना होगा, हमें अपने उस व्यापार को सुरक्षित करना होगा जो दोनों देशों के हक में है। अगर द्विपक्षीय व्यापार में दोनों को लाभ होता है तो हमें इसे चालू रखना चाहिए, लेकिन हमारे संबंध किसी तीसरे देश के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए और दरअसल ये एक जटिल मामला है। यानी उनका इशारा अमेरिका के दबाव की तरफ है। दिमित्री पेस्कोव के बयान से आप समझ सकते हैं कि रूस के एजेंडे में व्यापार से जुड़े मामले अहम हैं। रूस भारत के साथ ट्रेड और आपसी संबंधों को काफ़ी अहमियत देता है। तो किन मुद्दों पर बात हो सकती है? पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत का कहना है कि पुतिन का यह दौरा बेहद अहम है। Both the leaders have been talking to each other, have been interacting on various global issues. But the visit by itself... अनिल त्रिगुणायत कह रहे हैं कि दोनों नेता एक दूसरे से बात करते रहे हैं, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते रहे, लेकिन ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने भारत पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हैं और मुझे लगता है कि इस पर तो चर्चा होगी ही कि आगे कैसे करें। रूस ज़्यादा डिस्काउंट दे सकता है या फिर ऐसे मैकेनिज्म पर भी बात हो सकती है जो एक तरफा प्रतिबंधों से परे रहें। हो सकता है कि इस पर कोई बयान भी आए और भी इसके अलावा समझौते हो सकते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर संजय पांडे से हमने ये समझना चाहा कि ये तो मुद्दे हैं ही, लेकिन व्यापार भी अहम मुद्दा है और पुतिन का ये जो भारत दौरा है
इससे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये सेमांटिक्स वैसे ज्यादा होगा। दोनों देश चाहते हैं कि किसी प्रकार वो अपने संबंधों को अमेरिकी दबाव के बावजूद कायम रखें, उनमें निरंतरता रहे। ये दोनों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और इसके अलावा दोनों की जो विदेश नीति है और उनका जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो उनकी स्थिति है, उसके लिए आवश्यक है कि ये संबंध जो हैं बने रहें, वरना दोनों की इस बारे में आंतरिक रूप से भी और बाहर भी इसकी क्रिटिसिज्म होगी कि दोनों दबाव में आ गए। इसलिए दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि संबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और तेल के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रक्षा संबंधी, वो संबंध तो हैं और वो बरकरार रहेंगे। हालांकि पिछले विगत 3 वर्षों में उस पर भी आंच आई है। यूक्रेन युद्ध के नाते रूस बहुत सारी सप्लाईज जो है वो कर नहीं पा रहा है। S-400 का भी 5 हमने प्लेटफॉर्म्स मांगे थे, जिसमें 3 ही आए हैं। तो ये समस्याएं तो हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो रक्षा संबंध है वो बना रहेगा, उसमें कोई ज्यादा अड़चन तो नहीं होगी। मुख्य समस्या ये है कि ये जो हम रूपी रूबल ट्रेड कर रहे थे या रूपी ट्रेड कर रहे थे तेल आयात को लेकर, उससे इतना बड़ा रूपी सरप्लस रूस के पास इकट्ठा हो गया है। एक आकलन के अनुसार 60,000 करोड़ रुपए रूस के पास हो गए। उसका करे क्या रूस? तो इस तरह की समस्याओं पर मुझे लगता है कि वार्तालाप होगा कि इस ट्रेड को किस तरह ऐसा किया जाए कि वायबल बना रहे, ये चलता रहे। मैं आपसे इनफैक्ट अभी यही पूछने वाली थी कि सिर्फ मामला तेल का तो नहीं है। इंडिया के लिए रशिया एक बहुत पुराना पार्टनर है। ऐसे में इंडिया की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग भारत को करना पड़ेगा और कर रहा है। इसीलिए ट्रंप के तमाम बयानों और उकसावे के बावजूद भी हमारी सरकार ने कोई भी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी ट्रंप के बयानों पर। हमारा मानना यह है कि हमको अमेरिका के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए रूस के साथ जो हमारी लंबी सहयोग हमारा रहा है, उसको कहीं न कहीं बरकरार रखना है। उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही डिपेंडेबल रहा है। अमेरिका के साथ संबंधों में जिस तरह के उतार चढ़ाव हुए हैं, रूस के साथ उस तरह के उतार चढ़ाव नहीं रहे हैं। इसलिए उसको तो बरकरार रखना है, लेकिन उसको कैसे बरकरार रखेंगे, इसको लेकर मुझे लगता है अभी बातचीत होगी इस विजिट के दौरान और इसके बाद भी। इस विजिट में भले ही कोई बहुत कॉन्क्रीट, जैसे रक्षा सौदे को लेकर बयान होंगे, कुछ स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे, बट कोई समझौता सीधे तौर पर हो पाएगा हम ये अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ समझौतों के मसौदों पर बातचीत होगी और बाद में समझौते होंगे। इस तरह की संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है। तो पुतिन के भारत दौरे से क्या उम्मीद है, बता रहे थे JNU के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में प्रोफेसर संजय पांडे। आप सुन रहे हैं दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। और मानसी, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 1 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दरअसल ये फैसला डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं को लेकर है और इसलिए इसकी जानकारी जो हमारे लिसनर्स हैं उन तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैमर्स और उनके साथियों पर कार्रवाई करने का काम सौंप दिया। साथ ही अदालत ने एजेंसी को साइबर क्राइम से जुड़े म्यूल अकाउंट खोलने में शामिल बैंकरों के खिलाफ एंटी करप्शन जांच शुरू करने की खुली छूट दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि बस बहुत हो गया, डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर CBI को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एक नोट के मुताबिक धोखेबाज डिजिटल अरेस्ट के जरिए पहले ही 3,000 करोड़ की ठगी कर चुके हैं और इन पीड़ितों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं। मैंने बात की शैलेंद्र झा से, जो कि पेशे से मीडिया कर्मी तो हैं ही, साथ ही में हाल ही में उनकी एक क्राइम थ्रिलर पब्लिश हुई है। इसका नाम है प्रेस 9 फॉर क्राइम। इसका सब्जेक्ट भी डिजिटल अरेस्ट है। तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी बड़ी समस्या है ये। बहुत ज़्यादा गंभीर है।
तभी सुप्रीम कोर्ट ने, नॉर्मली वो ऐसे नहीं बोलते डायरेक्टली सीबीआई को। करीब 1.5-2 साल से ये बढ़ता ही जा रहा है और प्रचार के तमाम, ऐसा नहीं है कि सरकार ने या दूसरे लोगों ने इसके बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश नहीं की है। मतलब हाईएस्ट लेवल पे प्रधानमंत्री के मन की बात में भी ये बात आई है। तो इन सब के बावजूद इतनी बड़ी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आई थिंक बुजुर्गों से डिजिटल अरेस्ट के थ्रू जो ठगी की रकम है उसको करीब 3,000 करोड़ तक बताया है। शैलेंद्र जी, आपसे ये समझना चाहते हैं कि आपने जो बुक लिखी क्राइम एट 9, उसकी जो मुख्य विषय वस्तु है वही डिजिटल अरेस्ट है। तो आपने इस डिजिटल अरेस्ट के सब्जेक्ट को क्यों चुना और जो आपका पात्र है वो भी ठगी का शिकार होता है, कैसे? डिजिटल अरेस्ट की खबरें बार बार पढ़ते हुए मुझे लगा और फिर मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि वो इतनी बड़ी समस्या है, हो गई है। तो इसलिए मेरे किताब में एक्चुअली दो मुख्य धारा है, दो मुख्य तरह के स्कैम की बात हो रही है। एक तो ये डिजिटल अरेस्ट वाला है जिसमें कि मैंने जानबूझ के एक पत्रकार को ही उसमें फंसते हुए दिखाया है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग और जिनको हम नॉर्मल में जागरूक कहेंगे, ऐसे लोग इसमें बार बार फंस रहे हैं। फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, उन्होंने एक कहानी अभी सुनाई जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जिक्र किया कि उनकी जान पहचान में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत वरिष्ठ वकील, उनको उन्होंने कॉल करके मदद मांगा और उन्होंने कहा कि मैं डिजिटल अरेस्ट के कारण लगभग 3 करोड़ रुपए गंवा चुकी हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल ऐसे लोग नहीं फंस रहे हैं जिनके बारे में आप कहेंगे कि अरे ये पढ़े अखबार लिखे नहीं लोग पढ़ते हैं, हैं। जागरूक हाँ, नहीं है। ये सभी तरह के लोग इसमें फंस रहे हैं। हमारे जरा श्रोताओं को समझाइए कि ये डिजिटल अरेस्ट दरअसल है क्या और कैसे पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। इसकी शुरुआत तो मोहन हमेशा किसी एक कॉल से होती है, जिस कॉल पे कई बहाने, आप बोलो कि जरिए कई तरह के हैं। हो सकता है कि आपको बोलें कि आपने कोई पैकेज भेजा था या आपके लिए कोई पैकेज आया है जो रोका गया है क्योंकि उसमें नारकोटिक्स मिला और अब आप ये तो केस हो सकता है और ये वो यहाँ से बात शुरू हो सकती है। दूसरा कुछ कॉल हो सकता है कि आपका फोन डिस्कनेक्ट होने वाला है क्योंकि उसका मिसयूज हुआ है। किसी न किसी वजह से इस तरह से बात स्टार्ट करके, और कई बार वो उसमें बोलते हैं कि आप 9 प्रेस करिए अपने फोन पर, प्रेस 9 टू नो मोर, ज्यादा जानकारी के लिए 9 दबाएं। हाँ, और उसके बाद आप जब वहां जाते हैं तो कोई होगा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और सामने आपको दिखाई देता है कि पुलिस महकमे का कोई आदमी वर्दी में। हाँ, नहीं, नॉट शुरुआत में, अभी तो वो सिर्फ बातचीत हो रही है, सिर्फ कहें कि ऑडियो हो रहा है। उस बातचीत के दौरान जब वो आपको थोड़ा डरा लेंगे कि ये हुआ है या आपका आधार मिला है, आधार कार्ड, आपका एड्रेस, फोन नंबर किसी गलत काम में यूज हुआ है, किसी ना किसी तरीके से आपको थोड़ा डरा लेंगे। और मान लीजिए कि आप दिल्ली में बैठे हैं या लखनऊ में बैठे हैं और आपको कहा जाए कि मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ या मुंबई साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ और आपको अभी आके मुंबई में फला फला थाने में रिपोर्ट करना है। आप परेशान हो जाएंगे कि मैं अभी कहाँ से क्या वहां इतनी दूर कैसे जाऊंगा इमीडिएट से। तो वो आपको एक ऑनलाइन ऑफर देंगे कि हम एक्चुअली ऐसा है कि हम ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप करना चाहेंगे। तो कई बार ऑब्वियसली आदमी हो जाता है कि अरे इतना जो मैं अभी ट्रेन या हवाई जहाज से सफर करके खर्चा करके जाऊंगा उसके बदले ऑनलाइन कर लेता हूँ। फिर आपको वो कोई लिंक भेजेंगे, वो वीडियो कॉल का वो वीडियो लिंक होगा, तब आपको दिखेगा, वो दिखाएंगे। और उसमें देखिए आजकल एआई वगैरह के कारण कई चीजों का नकल आसान हो गया है। और जो आपने दूसरा कहा कि क्यों फंसते हैं, हाँ, तो और मोहन बताते मुझे क्यों नहीं, लगता मतलब है, शेयर क्यों नहीं करते, हाँ, आप फंस गए। उसका पहला कारण है शायद कि डर जाना, क्योंकि वो कहते हैं कि ये आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, कि आपके केस को बुरा असर करेगा अगर आपने किसी को बताया। आप ये बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, जो भी वो कन्विंस करने के लिए जो भी कहना चाहें वो कहते हैं। लेकिन लोग क्यों कन्विंस होते हैं या लोग क्यों डरते हैं? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे मन में अथॉरिटी का डर होना। कहीं न कहीं हमारे यहाँ शायद ये बचपन से मन में बैठा हुआ है या जो भी, कि कोई सरकारी महकमे का आदमी, कोई पुलिस का आदमी बोले
वो इस आजकल वो सीबीआई का बोले या ईडी का बोले कि हम तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बोल रहे हैं, और अखबारों में लोगों ने इतना पढ़ा होता है कि ये रेड पड़ा, वो पड़ा, छापे पड़े, कहीं ना कहीं मन में डर बैठ जाता है मोहन। तो कहीं ना कहीं मन में डर बैठ जाता है, शैलेंद्र झा बता रहे थे, जो कि वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं और लेखक भी हैं। मानसी, कभी आपके पास इस तरह की कॉल्स आई है? अभी तक तो डिजिटल अरेस्ट वाली नहीं आई है, बाकी स्कैम्स की तो आती रहती है, दूसरी स्कैम्स की आती रहती है। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच की अपडेट दे देती हूँ। रायपुर वनडे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 359 रन का लक्ष्य दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने इस सीरीज का लगातार दूसरा शतक जड़ा है। टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 105 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए हैं। 3 मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे है। तो आज के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में बस इतना ही। लाइव स्टूडियो और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी कि बृहस्पतिवार को, और इस दौरान पल पल बदलती खबरों की दुनिया के लिए जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी की वेबसाइट से। मुझे यानी कि मोहन लाल शर्मा और मानसी दास को दें इजाजत। हमें सुनने का शुक्रिया। कल का वादा है, मुलाकात फिर से जरूर होगी। नमस्कार।